अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और लास्ट क्लास में हमने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की थी, ठीक है, जेंडर स्टडीज में। उससे पहले हमने जो है फेमिनिस्ट थ्योरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पहले करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ठीक है, कि क्या जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है या ये नेचुरल है, ठीक है। और इसके साथ साथ पहले हम बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन जेंडर स्टडीज की, ठीक है, कि कितना नेचर होती है, ठीक है, हमारा बिहेवियर और कितना नर्चर डिटरमिन करती है, ठीक है। और उसके बाद हम ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर डिस्कस करने के बाद जो डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है, टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जिनको विड वैड गैट कहते हैं, ठीक है, उनको भी आज इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक हो गया। तो एज यूजुअल लेक्चर के एंड के ऊपर जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ठीक है, कि जेंडर किस तरह सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। और पहले इसमें हम बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की, ठीक है, कि वेदर जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि हम सिर्फ पैदा होने के बाद इंसान सोशल लर्निंग से, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, या ये जो मेल्स और फीमेल्स में बिहेवियर के डिफरेंसेस हैं ये नेचुरल हैं, ठीक है, क्या ये नेचुरल है या क्या ये लर्नड है, ये बात हम करेंगे। तो हमारे सिलेबस में भी देखें, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और इसमें जो इसके ऊपर अब पास्ट क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। इसके ऊपर पास्ट क्वेश्चंस ये आए हुए हैं कि लैंग्वेज इज जेंडर्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज जेंडर्ड है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह जो है लैंग्वेज जेंडर्ड है, ठीक है। और उसके बाद राइट अ कम्प्रिहेंसिव एसे ऑन सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट फिलोसफी एंड सोशल साइंसेस, के सेक्स का मतलब है नेचर, मतलब बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है। और जेंडर का मतलब है नर्चर, ठीक है, कि सोशल लर्निंग के थ्रू आप बिहेवियर जो एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ये डिबेट है, नेचर साइड की क्या आर्गुमेंट्स हैं, नर्चर साइड की क्या आर्गुमेंट्स हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि किस तरह जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। वो जो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, वही जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि ये यही डिबेट है कि नेचर साइड कहती है कि आपका जो सारा बिहेवियर है वो नेचुरल है, मतलब वो जेनेटिक है, ठीक है, ऑलरेडी यू आर बॉर्न लाइक दैट, ठीक है। जबकि जो नर्चर है, ठीक है, वो ये कहती है कि आपका सारा जो बिहेवियर है ये सोशली लर्न है, रादर देन
पहले से ये प्रेजेंट हो। ठीक हो गया। तो इसमें वही बात चल रही है कि नेचर का मतलब यही है कि आप बायोलॉजिकल फैक्टर से आपका बिहेवियर डिटरमिन्ड है। नर्चर कहते हैं कि आपकी जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए, एक्सपोजर हुआ, जो आपकी लर्निंग हुई, ठीक है, वहां से आपका बिहेवियर डिटरमिन्ड है। ठीक है, तो ये सारी वही बात चल रही है इसमें। उसके बाद अब नेचर के स्पोर्ट में क्या हमें एविडेंस मिलता है, ठीक है, उसमें हमें जो डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट की जाती हैं और स्टडीज ने ये शो किया है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं हम में, ठीक है, जो डिफरेंट ट्रेड्स को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे एंग्री पर्सन, काम पर्सन, इनका जीन हो गया। ठीक है, तो वहां से शो करता है कि नेचर भी काफी हद तक हमारा बिहेवियर डिटरमिन करती है। ठीक है, काफी सारा बिहेवियर हमारा ऑलरेडी बायोलॉजिकल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेचर साइड के ऊपर हमें क्या एविडेंस मिलती है, क्या सपोर्ट मिलती है उस साइड के ऊपर। नर्चर साइड के ऊपर हमें ये जो है एविडेंस मिलता है कि दो अगर आइडेंटिकल ट्विंस हो तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकली तो वो सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको डिफरेंट जगहों के ऊपर रेज करवाएंगे, ठीक है, एक आप मुख्तलिफ पेरेंट्स को दे दें और दूसरा जो ट्विन है वो आप किसी बिल्कुल ही डिफरेंट फैमिली को दे दें, तो बड़े होकर उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो ये चीज़ शो करती है कि आपका जो बिहेवियर है ये इतना नेचुरल नहीं है, बल्कि ज़्यादा ये लर्नड है, सोशली लर्नड है। ठीक हो गया। तो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं वो दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ नेचर का भी रोल है, ठीक है, और कुछ नर्चर का भी रोल है। ठीक है, तो अंडरलाइंग एक आपकी नेचर है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर लर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की बात है और जो हमारा जेंडर स्टडीज का कोर्स भी है, इसमें आपने जो साइड लेनी है, साइड आपने नर्चर की ही लेनी है। ठीक है, कि जो नर्चर है ज्यादा डिटर्मिन बिहेवियर, बल्कि आप कहेंगे कि मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज डिटर्मिन्ड बाय नर्चर। ठीक है, सोशल लर्निंग से हमारा बिहेवियर डिटर्मिन होता है। क्योंकि देखिए आगे हमारी थ्योरी भी आ रही है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज के कोर्स में आप यही कहेंगे कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है जेंडर, और नर्चर का बहुत अहम रोल है। नेचर का भी रोल है लेकिन बहुत कम है। ठीक हो गया। तो यही बात करती है जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की थ्योरी है कि कुछ माइन्यूट फैक्टर्स हैं नेचर की तरफ से, लेकिन ज्यादातर आपका जो बिहेवियर है वो सोशली लर्नड ही है। ठीक है, अब जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है उसकी क्या डिफरेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, कि जो ये बात होती है कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो हाउ एंड व्हाई जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, उसमें हम तीन मेन थ्योरीज देखेंगे कि पहला एक कॉज कि कैसे क्यों जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर दूसरी थ्योरी उसमें दूसरी रीजन होगी, और तीसरी थ्योरी में तीसरी रीजन कि क्यों जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, पहले जो हमारी थ्योरी है वो है हिस्टोरिसिज्म की, और ये थ्योरी बात करती है हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, ठीक है, जिनके जरिए ये दो जेंडर्स क्रिएट हो गए, मेल और फीमेल के। इसमें दो हमारी इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरीज हैं। ठीक है, एक है हमारी ये गर्डा लर्नर, ठीक है, और उसके बाद है लिवाई स्ट्रॉस। ठीक है, अब ये जो दोनों थ्योरीज हैं ये थोड़े डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं कि ये इवेंट्स हुए हिस्ट्री में जिनकी वजह से जेंडर कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो है ये गर्डा लर्नर
ये क्या कहती है कि जेंडर क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। ये कहती है कि सबसे पहले तो हंटर गैदरर जो सोसाइटीज होती थी उनमें डिवीजन ऑफ लेबर थी, ठीक है। उसमें इतना ज्यादा ये जेंडर नहीं था, ठीक है। लेकिन जब इंसान ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, एनिमल्स को टेम करना सीखा, वहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट राइज हुआ। वो कैसे कि अब ऑब्वियसली अब एक बंदे ने अगर एक काऊ को डोमेस्टिकेट कर लिया, उसको टेम कर लिया, तो उसको कह सकता है कि दिस इज माय काउ, या दीज आर माय काउस, दीज आर योर काउस, ठीक है। तो वो काउस उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई। तो डोमेस्टिकेशन से पहली दफा ये कॉन्सेप्ट राइज हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ठीक है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ तो फिर मैन में ये चीज एक ख्वाहिश पैदा हुई कि हमने जो अपनी लाइफ में इतना प्रॉपर्टी हम बनाए वो हमारी फिर जाय ना हो जाए। उनमें ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम ये अपनी जो है फ्यूचर जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को हम ये ट्रांसफर करें ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जब इस तरह से उस वक्त वुमेन की चैस्टिटी के ऊपर फिर इस वजह से फोकस किया गया ताकि मैन को पता हो कि भाई ये हमारे ही बच्चे हैं, ठीक है। और इस वजह से वुमेन की चैस्टिटी के ऊपर जो है फोकस किया गया, ठीक है। और उनका ये रोल रियलाइज किया गया कि दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो वुमेन की इस तरह से फिर उनका एक रोल क्रिएट हुआ उनकी चैस्टिटी का, ठीक है। और इस तरह जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइज की। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइज करने के बाद मैंने सोचा कि हम अपनी प्रोजेनी को पास करें, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब वुमेन का चेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। और वहां से ये जेंडर कंस्ट्रक्ट हुए, ठीक है। हिस्टोरिसिज्म की हमारी जो पहली थ्योरिस्ट है गर्डा लर्नर, वो ये कहती है। उसके बाद जो हमारी दूसरी थ्योरिस्ट है लिवाई स्ट्रॉस, वो क्या कहती है कि जेंडर कैसे, जेंडर बल्कि क्यों सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। वो ये कहती है कि कुछ टाइम के बाद वो इसी थ्योरी को, गर्डा लर्नर की थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड करती है। और वो कहती है कि कुछ टाइम के बाद फिर वुमेन को एक तरह से कमोडिटी के तौर के ऊपर, एक चीज के तौर के ऊपर उनको ट्रीट किया गया, ठीक है। कि मैरिज अलाइंसेस के लिए उनको यूज किया गया, वुमेन को यूज किया गया, ठीक है। और जब डिस्प्यूट्स कोई सेटल करने होते थे ट्राइब्स के दरमियान, तो वो फिर वुमेन को यूज करके शादी कर लेते थे ताकि डिस्प्यूट्स उनके रिजॉल्व हो जाए। तो वुमेन को इस तरह फिर यूज किया गया। लेकिन जब बाद में जाके एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुई, ठीक है, इन द मिडल एजेस, ठीक है, तो उसमें फिर जो वुमेन की चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग एबिलिटी है, ठीक है, कि बच्चे पैदा करना और उनकी परवरिश करना, ये जो एबिलिटी है उनकी, ये बहुत ज़्यादा अहम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर उनके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा उनके पास हेल्पिंग हैंड्स होंगे उनके फार्म लैंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो फिर ये वुमेन का जो रोल है घर की चार दीवारी के अंदर, ये क्रिएट हुआ, ठीक है। कि वुमेन का काम ही यही है कि बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे हों और वो जाके हमारी जो फार्म लैंड है उसकी देखभाल करें, ठीक है। और ये फार्म लैंड कैसे क्रिएट हुआ ज़्यादा? जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई यूरोप में मिडल एजिस में, ठीक है। तो इस वजह से फिर ये जेंडर रोल्स क्रिएट हुए।
कि वुमेन का रोल है घर की चार दीवारी के अंदर, मैन का रोल है बाहर जाके कमाना। ठीक है, इस तरह हिस्ट्री में ये क्रिएट हुए। और एक दफा जब मैन ने वुमेन को घर की चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, उसके बाद सारी जो हमारी हिस्ट्री है वो भी मैन ने ही लिखी, क्योंकि सारे स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, वो सारे जो थे मैन थे। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हमारी बनी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एटसेट्रा, सब ये भी मैन ने ही बनाई। ठीक है, और उन्होंने इस तरह से बनाए, ठीक है, कि वो अपनी जो डोमिनेंस है मैन, वो मेंटेन कर सके। ठीक है, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, लीगल कोड्स हैं, ये सारे मैन ने क्रिएट किए। ठीक है, क्योंकि वुमेन को तो एक तरह से घर की चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जब ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुई, ये कल्चरल नॉर्म्स क्रिएट हुए, बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट हुए, पॉलिटिकल सिस्टम्स क्रिएट हुए, मैन ने खुद क्रिएट किए। ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह से क्रिएट किए कि जो मैन को फेवर करते थे और वुमेन को फेवर नहीं करते थे। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ फिर फिक्स हो गई। ठीक है, ये एक बस एक नॉर्म बन गया कि बस इसी तरह ही है, मैन के ये रोल्स हैं, ठीक है, और वुमेन की ये रोल्स हैं। ठीक है, इस तरह हिस्ट्री में जेंडर रोल्स क्रिएट हुए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दूसरी थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की, वो है एथनोमेथोडोलॉजी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, अब ये क्या कहती है कि क्यों जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, ये बात करती है कि सोशलाइजेशन की। ठीक है, कि सोशलाइजेशन से जब हम जाके दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं, वहां से हम कुछ हैबिट्स एक्वायर करते हैं, सोशल लर्निंग होती है हमारी। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरी है ये कहती है कि इस तरह जो हम जाके सोसाइटी में हम सीखते हैं बातें, सीखते हैं चीजें, वहां से जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, क्या डिफरेंट सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं जिनके थ्रू जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है सोशली। सबसे पहले पेरेंट्स हैं। ठीक है, पेरेंट्स अब देखें अपने जो बेटे हैं उनको टॉयज देते हैं लाइक गन्स एटसेट्रा, और जो अपनी बेटियां हैं उनको वो टॉयज देते हैं डॉल्स वगैरह के। ठीक है, तो इस तरह के वहां से भी जेंडर कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्कूल में, ठीक है, अब जो मैन की सपोर्ट है वो इस तरह से रखी जाती है जो उनको अ, ज़्यादा अथॉरिटी देती हैं, जो उनको ज़्यादा पावर देती हैं। लाइक जो एथलेटिक स्पोर्ट्स होती हैं, जो जो एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें बॉयज़ को इनकरेज किया जाता है। और जो ज़रा फेमिनिन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ज़रा सबमिसिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें गर्ल्स को इनकरेज किया जाता है। ठीक है, तो स्कूल भी जो है जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद जो पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो भी जो आपके दोस्त अहबाब हैं, वो भी जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो कैसे कि जैसे अगर एक लड़की, वो अगर अपने ब्यूटी वगैरह का ख्याल रखे, ठीक है, उसका ख्याल रखे, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेज मिलती है उसके फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, टीचर से। ठीक है, तो वहाँ से जो बाकी लड़कियां, उनमें भी ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हमें भी अपनी ब्यूटी का, हमारी अपीयरेंस का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से ये ये एक नॉर्म क्रिएट होता है कि दिस इज हाउ गर्ल्स शुड बिहेव, दैट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ब्यूटी। ठीक है, और इस तरह जो बॉयज हैं, बॉयज को जो बहुत ही बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और तो उसको इस तरह से उसको प्रेज किया जाता है कि ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक। ठीक है, तो फिर वहाँ से बॉयज में भी ये बात क्रिएट होती है कि वी शुड एस्पायर टू बिकम लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह जो आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं वो भी आपके जेंडर को
सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद मीडिया में भी आपका किस तरह से पोर्ट्रे होते हैं डिफरेंट जेंडर्स, वो भी आपके जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर आपको मेल ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि जो पॉलिटिक्स का जो शोबा है ये तो मैन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वुमेन का काम तो पॉलिटिक्स में नहीं है, वुमेन आर नॉट फिट टू बी पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके जेंडर रोल्स डिफरेंट क्रिएट होते हैं मीडिया के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो भी आपका सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में जेंडर को आपके सोशली कंस्ट्रक्ट करती हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जैसे अगर कोई एक लड़की है, वो थोड़ी बाहर जाना चाहती है कि शी वांट्स टू गो आउट, ठीक है, और उसे पसंद नहीं कि वो ज़्यादा घर की हर वक्त चार दीवारी के अंदर ही बंद रहे, ठीक है। तो उसको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उससे होती है कि वो घर की चार दीवारी के अंदर ही रहे, वो जब बाहर जाती है तो उसको इस तरह से कहा जाता है कि ये तो रिबेलियस है, ठीक है, ये तो, इसको तो मतलब एक तरह से कहा जाता है कि तौर तरीकों का नहीं पता दुनिया के, ऐसा तो नहीं होता, ये तो रिबेलियस है, ठीक है। तो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होती है कि जो जेंडर रोल्स जो हैं वो इसी तरह से रहें जिस तरह से हैं, ठीक है, और इस तरह से वो कंस्ट्रक्ट भी होते हैं और रीइंफोर्स होते हैं, ठीक है। अब इस जो थ्योरी है एथ्रोमेथोडोलॉजी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसमें जो मेन इसकी पर्सनैलिटीज हैं वो सबसे पहले है जूडिथ बटलर, जिसको हमने परसों वाले लेक्चर में पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में भी देखा था, ठीक है, जिसमें वो बात करती थी जेंडर परफॉर्मेटिविटी की, कि मैन बिहेव, टॉक, वॉक इन अ डिफरेंट वे, और वुमेन बिहेव, टॉक, वॉक, ड्रेस, हैव मैनर्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड, ठीक है। तो वहां से जो जेंडर है क्रिएट भी होता है और रीइंफोर्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है सिमोन डे बोवर, उसका ये जो बहुत एक इम्पोर्टेंट कोट है वो है वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, ठीक है, कि सोशली ये कंस्ट्रक्ट होती है जेंडर, वुमेन की, मैन की, ठीक है। तो बॉर्न ऐसा नहीं होता बंदा, ठीक है। तो उसने कहा, उसने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि उसने कहा कि क्योंकि मैन के पास पावर है, ठीक है, तो वो अपने आप को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर के साथ डिफाइन करते हैं, वो अपने आप को डिफाइन करते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर इन्फ्लुएंशियल, वी आर लीडर्स, वी आर अथॉरिटेटिव। और जो वुमेन है उनको मैन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वुमेन तो दे आर फ्रेल, फ्रेजाइल, सबमिसिव, ठीक है। तो इस तरह के जो ओपिनियंस हैं वुमेन के बारे में, जो बिलीव्स हैं, वो मैन प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है, ताकि वुमेन सबमिसिव पोजीशन में रह जाए, ठीक है। और जैसे देखें शेक्सपियर जैसा राइटर भी, उसका कोट है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, या तो वो भी ये बिलीव करता था कि वुमेन आर फ्रेजाइल, क्योंकि कब से हमारी इसी तरह की सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस चली आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है थ्रू मेथोडोलॉजी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये आपको बताती है कि सोशलाइजेशन के जरिए आप जो जाके सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, स्कूल से, पीयर ग्रुप से, मीडिया से, वहां से जेंडर कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। पहले हमने देखी हिस्टोरिसिज्म, कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए कुछ जिनकी वजह से जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें ये दो भी पर्सनैलिटीज और हैं, जूडिथ लॉर्बर और नैन्सी छोडोरो, ठीक है। इनको भी आप इनका भी आप रेफरेंस लाजमी दीजिएगा, ठीक है।
इसमें नैन्सी चुडोरो ये बात करती है कि जब छोटे होते हैं बच्चे तब वो देखते हैं कि उनके जो फादर हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा पावर है और वो डिसीजन मेकर हैं हाउस होल्ड्स में, उनके पास सारी अथॉरिटी है। और वो अपनी मदर्स को देखती हैं, ठीक है, बॉयज अपने फादर्स को देखते हैं कि उनके पास जैसे पावर है, अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है घर में, तो वो कहते हैं कि इसी तरह ही हमने भी इस तरह ही बनना है, ठीक है। वो फादर के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं इस तरह। जो गर्ल्स हैं वो अपनी मदर्स को देखती हैं कि वो बहुत ही सबमिसिव हैं और वो उनके फादर का कहना हर वक्त मानती हैं। तो जो गर्ल्स हैं वो कहती हैं कि हमने भी इसी तरह ही आगे जाके बनना है जिस तरह हमारी वालदा थी, ठीक है। तो इस तरह से इसने बात की थी रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग की, ठीक है। इस तरह ये हम, जैसे हमने ऊपर भी बात की कि पेरेंट्स जो हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं हमारे जो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसने ये बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो तीसरी थ्योरी है कि जेंडर कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, वो है थ्योरी ऑफ मटेरियल डिपेंडेंस। जो हिस्टोरिकली जो है मैन ने ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किया, ठीक है। टू पुट सिंपली, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं हाउस होल्ड के, वो मैन ने ही कंट्रोल किए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वुमेन जो हैं फाइनेंशियली दे आर डिपेंडेंट ऑन मैन, ठीक है। और इसके थ्रू फिर जो है आपका जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट होता है कि वुमेन जो है फाइनेंशियली या मटीरियली वो डिपेंडेंट है मैन के ऊपर। और क्योंकि वो डिपेंडेंट है मैन के ऊपर, तो उनके पास और कोई चारा नहीं कि बस वो मैन को ओबे करें अपने हाउस होल्ड में, फादर्स को, ठीक है, और फिर अपने हस्बैंड को ओबे करें, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। और मैन उनको ऑर्डर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली वही ऑर्डर करेंगे जो मैन के अपने बेनिफिट में होगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मैन के पास हिस्ट्री में फाइनेंशियल पावर भी मैन के पास थी, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, ठीक है, कोर्ट्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, असेंबलीज, ठीक है, ये सारे भी मैन ने ही क्रिएट किए। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो थी वो मैन के पास थी, सो दे वर एबल टू क्रिएट दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और वुमेन को उन्होंने इनसे एक्सक्लूड ही रखा, ठीक है। तो इस तरह से जो है जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक हो गया। तो ये थी तीन हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि कैसे जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। और ये थी नर्चर साइड की आर्गुमेंट्स, ठीक है, कि नर्चर ने या सोशली जो है जेंडर कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के ऊपर आए तो आप इन तीनों थ्योरीज का रेफरेंस देंगे, तीनों थ्योरीज को आप लिखेंगे, ठीक है। और नेचर की आप बस वो एक आर्गुमेंट दे देंगे कि जो जीन्स हैं, देर आर सर्टेन जीन्स फॉर एंगर और काम पर्सन और इस तरह, ठीक है। और बाकी आप ये सारा लिख देंगे। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, तो उसमें भी आप एग्जैक्टली यही थ्योरीज लिख देंगे, ठीक हो गया। तो इसमें ये हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चंस। आप अपना हैंड रेज करते जाए।
और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, यू कैन स्टार्ट। चलिए, होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। इसमें सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में तो अब हम आगे बात करते हैं जो डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं, ठीक है, कि उनके थ्रू अब ये जो डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं, 3 डेवलपमेंट अप्रोचेज की अब हम बात करेंगे, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट ये होती है कि आप जो आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है, किसी कंट्री में पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराती है, उसको, उन पॉलिसीज को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को, प्रैक्टिस को हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है, ठीक है, कि जो स्पेशली जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो मॉडर्न होने के लिए जो एक्शंस लेते हैं, ठीक है, जो स्टेप्स लेते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो 3 अप्रोचेस हैं, ये बात करती है कि किस तरह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपने साथ वुमेन को भी लेके चल रहे हैं, क्या इस डेवलपमेंट प्रोसेस में वुमेन का क्या रोल है, ठीक है, और क्या रोल होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन with respect to development so that gender discrimination can be ended। ठीक हो गया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम डेवलपमेंट में किस तरह एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला टॉपिक है, जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वुमेन इन डेवलपमेंट, ठीक है, विड अप्रोच, ठीक है। तो ये क्या कहती है? ये आपकी कहती है अप्रोच कि वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस का इतना पार्ट नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो अगर आप उनको डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाएंगे और उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है, तो वहाँ से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो डेवलपमेंट प्रोसेस का आप ज़्यादा उनको अगर पार्ट बनाएंगे तो वहाँ से जो है दैट इज़ द वे टू रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया? अब ये किन थ्योरीज के साथ रिलेटेड है? वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, विड अप्रोच, ये सबसे पहले तो लिबरल फेमिनिज्म के साथ रिलेटेड है। आपको याद होगा लिबरल फेमिनिज्म बात करती थी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे एंड कर सकते हैं, बाय रिमूविंग द कल्चरल एंड लीगल बैरियर्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो उसी तरह ये कहते हैं कि ये एक बैरियर्स हैं जो वुमेन को फेस करने पड़ते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती और उनको डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो विड अप्रोच भी यही बात करती है। तो ये एक लिबरल फेमिनिज्म वाली अप्रोच है, ठीक है। और ये अप्रोच एक दूसरी थ्योरी के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। विड अप्रोच जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो थ्योरी है जिससे ये रिलेटेड है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप हो सकते हैं अगर वो इस तरह की पॉलिसीज अपनाएं,
ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाली पॉलिसीज अपनाएं और अपने जो सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज करें, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इस तरह से ज़्यादा जो है डेवलप्ड बन सकते हैं। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को अगर हम अप्लाई करें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो ये कहती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो इन कंट्रीज के कुछ सोशो कल्चरल आइडियाज होते हैं उनकी वजह से जो है वुमेन सबऑर्डिनेशन में है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उस वजह से है। ठीक है, और उन्होंने कहा, और ये थ्योरी कहती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम है। ठीक है, और हमें ये नज़र भी आती है कि जैसे आप देखें जो यूएस यूके ये जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें रिलेटिवली वुमेन को इतना ज़्यादा सब्जुगेट नहीं किया जाता। ठीक है, और वहाँ पे भी है सही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इतना नहीं है जितना फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जितना इनमें है। ठीक है, तो ये कहती है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कि जो है आप ये डेवलप अगर हो जाए ये कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, और जो सोशो कल्चरल आइडियाज हैं वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है, वो ख़त्म कर दें, तो वहाँ से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी जो विड अप्रोच थी वो ये कहती थी कि जो डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसका वुमेन को पार्ट बनाया जाए, तो वहां से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये थी विड अप्रोच। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दूसरी अप्रोच है वो है वैड अप्रोच, वुमेन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये विड अप्रोच तो कहती थी कि वुमेन को आप डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाएं और वहां से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो बैड अप्रोच है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो ये नहीं कहती कि जो है वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाएं तो वहां से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड होगी, नहीं। वो कहती है कि भाई वुमेन तो ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, और वो उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का, तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उनको मजीद डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाएं। ठीक है, बल्कि असल मसला जो है वो इस चीज में है कि जो आपके जो इंटरनेशनल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, और उसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज कॉज होती हैं उनकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, देखिए इसने यही कहा कि वुमेन हमेशा से डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट रही है। ठीक है, और वुमेन की पोजीशन तभी इम्प्रूव होगी कि अगर ये जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, और जो हमारे रिलेशंस हैं विद डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एटसेट्रा, ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये अगर ज़्यादा इक्विटेबल हो जाए, फेयर हो जाए, ठीक है, तो वहां से जो है आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होगी। ठीक है, अब ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच है, क्योंकि वही उसमें भी यही बात होती थी कि जो कैपिटलिज्म है और जो एक्सप्लॉइटेशन है आपकी, ठीक है, और जो रिच एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर को, वो कॉज करती है आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और स्पेशली आप ये देखें कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आपकी बात करती थी रिप्रोडक्टिव लेबर की। ठीक है,
कि कैसे वुमेन का लेबर अनकम्पनसेटेड जाता है, ठीक है। और ये जो बात है, ये एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, कि मैन के जो आपका लेबर है वो जाए फैक्ट्रीज में और उनके लेबर को आप रिवॉर्ड करें, और जो वुमेन का लेबर है हाउस होल्ड चोर्स का, उसको आप रिवॉर्ड रिवॉर्ड ना करें, ठीक है। तो बैड अप्रोच कहती है कि जो वुमेन का रोल है हाउस होल्ड में वो है बहुत ज़रूरी, ठीक है, लेकिन उसको इस तरह से रखा गया है कि वो अ, जो है ग्लोबल इनइक्वालिटीज को ये चीज सस्टेन करती है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी यही कहती थी, ठीक है, कि वुमेन का रोल जो है वो हाउस होल्ड में है, ठीक है, और उनके जो लेबर है उसको कंपनसेट नहीं किया जाता, हालांकि वो डेवलपमेंट प्रोसेस का एक तरह से पार्ट है, ठीक है। उनका ये रोल डिफाइन किया हुआ है डेवलपमेंट प्रोसेस में, कि उनका ये रोल है कि आपने घर में रहना है और जो है अनकम्पनसेटेड आपने हाउस होल्ड चोर्स करने हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये रोल डिफाइन जिन्होंने किया हुआ है वुमेन का, ठीक है, तो ज़्यादा इक्विटेबल होना पड़ेगा। ये ज़्यादा इक्विटेबल हो जाए तो वहां से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐड कर सकें, ठीक है। एक तो ये इसके साथ रिलेटेड है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के साथ, और दूसरा ये रिलेटेड है डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड है बैड अप्रोच के साथ वुमेन। देखिए वही बात कि वुमेन का एक रोल डिफाइन किया हुआ है कि उनका घर की चार दीवारी के अंदर हाउस होल्ड चोर्स। तो जो इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वो इस चीज का एडवांटेज लेती हैं, ठीक है, कि वुमेन इस चीज को ही कबूल करेंगी और इसी चीज को बर्दाश्त करेंगी कि वो घर में वर्स्ट कंडीशंस में हाउस होल्ड चोर्स करें, बिकॉज उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है बट टू वर्क एज अनपेड डोमेस्टिक लेबरर्स, ठीक है। तो ये बात है, और वो पार्ट तो है डेवलपमेंट प्रोसेस का, लेकिन अब वो जब जाके जॉब्स करती हैं, ठीक है, तो उनके जो सैलरी है वो भी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है, और उनको जो जॉब्स हैं वो भी इतना अच्छी वाली नहीं दी जाती, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं ये जो है ये इनइक्वालिटी को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोपोगेट करते हैं। और अगर ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स ये ज़्यादा इक्विटेबल हो जाएं, ठीक है, ज़्यादा ये फेयर हो जाएं, तो वहां से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सकेंगे, ठीक है। ये थी बैड अप्रोच, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी अप्रोच है वो है विड अप्रोच, सॉरी, गैड अप्रोच, जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब वो क्या बात करती है के मुताबिक कैसे आप जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये वुमेन की कंट्रीब्यूशन को रियलाइज करती है कि वो हाउस होल्ड चोर्स में भी वो काम करती है, पेड उनका एक रोल है, ठीक है। उसके अलावा घर से बाहर भी वो रोल्स अदा करती हैं, ठीक है। और ये चाहती है कि वुमेन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन, रादर देन कि जैसे वीड अप्रोच कहती थी
कि आप बस हमें ज़्यादा पार्ट बनाते जाएं, ठीक है, पैसिवली हमें बस पार्ट बनाते जाएं डेवलपमेंट प्रोसेस का, और वहां से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड करेंगे, ठीक है। और ये कहती है कि जो पेट्रियार्की है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये हर जगह पे वुमेन को ऑप्रेस करती है, ठीक है। और इस चीज़ की भी बात करती है जो जेंडर डेवलपमेंट अप्रोच है, कि वुमेन के लीगल जो राइट्स हैं उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे उनको इनहेरिटेंस लॉज उनके लिए बेहतर बनाए जाएं, लैंड लॉज उनके लिए बेहतर बनाए जाएं, ठीक है। और ये कहती है कि जो पावर रिलेशंस हैं मैन के और वुमेन के, बैलेंस ऑफ पावर ज़्यादा है मैन की फेवर में, इस वजह से वुमेन की एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर हमें एक्टिवली शिफ्ट करने की ज़रूरत है वुमेन की तरफ, ठीक है। तो ये देखें, ये जो बात थी ये इसकी रेडिकल फेमिनिज्म वाली बात थी, और पहले जो इसने ये चीज़ रिकग्नाइज की कि वुमेन का हाउस होल्ड के अंदर भी रोल है, लेकिन और हाउस होल्ड के बाहर भी रोल है, लेकिन उनका वो अनपेड रोल है, ठीक है। तो ये बात थी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की। तो ये दोनों की बात करती है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की भी, रेडिकल फेमिनिज्म की भी। और आपको याद होगा कि हमने जब थ्योरीज पढ़ी थी, उनमें जो थ्योरी दोनों को इनकॉर्पोरेट करती थी अपने अंदर, मार्क्सिस्ट और रेडिकल फेमिनिज्म को, वो थी थ्योरी सोशलिस्ट फेमिनिज्म की, ठीक है। तो क्योंकि ये गैड अप्रोच भी दोनों इन अप्रोचेस को इनकॉर्पोरेट कर रही है, तो ये भी एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो ये कहती है कि ये जो कैपिटलिज्म में पेट्रियार्की है, कि किस तरह वुमेन को हाउस होल्ड चोर्स उनके अनकम्पनसेटेड है, ये, और जो जेंडर रिलेशंस हैं कि बैलेंस ऑफ पावर मैन की फेवर में ज़्यादा है एंड मैन सिस्टमैटिकली ऑप्रेस वुमेन, ये जो चीज़ है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कॉज करती है, ठीक है। तो ये थी हमारी गैड अप्रोच। अब इनका टाइमलाइन भी लिखा हुआ है कि ये 1980s में डेवलप हुई, ठीक है। बाकी दो का भी अप्रोचेस का भी टाइम लिखा हुआ है, ये भी आप पेपर में लाजमी लिखिएगा, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देंगे कि कौन सी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकेबल है, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो जब पॉलिसी बनती है डेवलपमेंट की, तब गैड अप्रोच को मद्देनजर रखा जाता है, जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच को, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो विड अप्रोच ही फॉलो होती है हर जगह, डेवलपमेंट पॉलिसीज और प्रैक्टिस में, डेवलपमेंट प्रोसेसेस में विड अप्रोच ही फॉलो होती है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन दे देंगे। इसमें आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं, कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क नाउ। इसमें जो 3 डेवलपमेंट अप्रोचेज है, इसमें भी कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई, ठीक है, या उससे पहले जो हमने बात की सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, इनमें से आपको कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है, समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क। चले, इसका मतलब है होपफुली आपको अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ठीक है फिर, क्लियर है सर, चले, दैट्स वेरी गुड। अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गया अगर। तो सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। कल हम मजीद इंशाल्लाह 3-4 टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।